Hello my friends, this is Funj Education। दोस्तों आज हम 2016 का टीजीटी का साइंस का पेपर देखने जा रहे हैं। देखते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर है और मैं आंसर जो बोर्ड के द्वारा और अपने द्वारा जो सही है वो बताने जा रहा हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपना रिव्यू दें। कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलो फ्रेंड्स, हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। दिया गया है किसी धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस धातु की सतह से कौन सा विकिरण प्रकाश उत्सर्जन करेगा, यानी वैद्युत उत्सर्जन करेगा। तो इसका आंसर होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। फिर सेकंड है पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। तो अवक्षय परत में कौन होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों। कोटर या इलेक्ट्रॉन या केवल स्थिर आयन। तो माय फ्रेंड्स, ये होते हैं केवल स्थिर आयन। ठीक। तीसरा है पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग होता है। नंबर 1 दिष्टकारी तरंग दिष्टकारी के रूप में, दूसरा प्रवर्धक के रूप में, तीसरा दोनों ए और बी के रूप में। तो इसका आंसर है तरंग दिष्टकारी के रूप में। फिर आगे चलते हैं। चौथा, केशिका नली में किसी द्रव का चढ़ना किस कारण होता है। तो ये जो है इसमें श्यानता का होता है कि परासरण का होता है, विसरण का होता है, या पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। तो माय फ्रेंड्स, जो केशिका नली में किसी द्रव का चढ़ना ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। इन तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, यानी स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा कहता है कि वाष्पीकरण एक सतह वाली प्रक्रिया है, यानी सतह पे होने वाली प्रक्रिया है। तीसरा है कहता है कि ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है। फिर चौथा है किसी विलयन का वाष्प दाब हमेशा विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो इसका सही आंसर है सी, ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है। क्योंकि इसमें नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 6वें पे चलते हैं। सॉरी, फिर कहता है किसी द्रव का अणुभार बढ़ने के साथ साथ उसकी सांद्रता घटती है, दूसरा बढ़ती है, प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सातवां है पृष्ठ तनाव की इकाई है डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर की पावर 1-1, या तीसरा है डाइन सेंटीमीटर की पावर 2, या इनमें से कोई नहीं। दरअसल डाइन जो है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक है, तो इस वजह से इसको वो है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। द्रवों में लंदन बल किसमें पाया जाता है। ध्रुवीय अणुओं में, अध्रुवीय अणुओं में, हाइड्रोजन बंधी अणुओं में, या उपर्युक्त
में से कोई नहीं। तो मित्रों, ये जो इस लंदन बंध पाया जाता है वो हाइड्रोजन बंधी अणुओं में पाया जाता है। फिर अणुओं का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलाव कहलाता है। अणुओं का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलाव कहलाता है। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? संघनन होगा, या वाष्पीकरण होगा, या ऊर्ध्वपातन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। आगे चलते हैं। जल, एथेनॉल और डाई इथाइल ईथर का क्वथनांक क्रमशः 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अतः इसके अंतर आणविक बल का क्रम क्या होगा? अब जिसका अंतर आणविक बल के हिसाब से है, तो इसमें सेंटीग्रेड के हम वरीयता क्रम में रख देंगे। तो इससे देखा जाए तो जल का जो आणविक क्रम बल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर एथेनॉल का होगा, फिर डाई इथाइल ईथर का होगा। यानी आंसर जो है इसका पहला हो जाएगा सही। फिर 11वां क्वेश्चन है, किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक होती है? पहला जल की, दूसरा ग्लाइकॉल की, तीसरा अल्कोहल की, या एसीटोन की। तो अब श्यानता जिसकी अधिक होगी, जो गाढ़ा होगा, यानी ये हो जाएगा ग्लाइकॉल इसका आंसर। फिर 12वें पे चलते हैं। जल के अणु आपस में किस बंध द्वारा संगठित होते हैं या रहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है सहसंयोजी बंध, दूसरा है हाइड्रोजन बंध, तीसरा है आयनिक बंध, चौथा है वैन-डर-वाल बंध। तो इसका आंसर जो होगा वो हाइड्रोजन बंध होता है। फिर आगे चलते हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव का बहाव क्या होता है? बढ़ता है, या घटता है, या स्थिर रहता है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? इसका आंसर होगा कि ताप बढ़ने के साथ द्रव का बहाव बढ़ता है। 14वां क्वेश्चन हम आपके सामने है। ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलता है क्योंकि? पहला ऑप्शन कहता है कि वहाँ वातावरणीय दबाव कम होता है, या वहाँ वातावरणीय दबाव उच्च होता है, या जल में दुर्बल हाइड्रोजन बंध होता है, या जल शुद्ध रूप से वहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वहाँ वातावरणीय दबाव उच्च होता है, इस वजह से। फिर आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। ये होता है कि आधुनिक आवर्त नियम दिया गया किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा, डे बर्नियर के द्वारा, मोज़ले के द्वारा। तो सबसे पहले जो दिया गया था वो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था, लेकिन आधुनिक वाला जो आवर्त सारणी दिया गई वो मोज़ले के द्वारा, इसलिए आंसर ये हो जाएंगे मोज़ले भाई साहब। फिर आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में हैं। अब भाई आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में हैं कौन कौन से, कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं, 32 तत्व हैं, या 3 तत्व हैं, या 18 तत्व हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 18 तत्वों पे हो जाएगा।
18 तत्व सही हो जाएगा। फिर 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। तत्व कैलिफोर्नियम किस श्रेणी में आता है? तत्व जो है वो कैलिफोर्नियम किस श्रेणी में आता है? एक्टिनाइट श्रेणी में, या क्षार श्रेणी, या लैंथेनाइट श्रेणी, या क्षारीय मृदा श्रेणी में? तो माय फ्रेंड्स ये आता है एक्टिनाइट श्रेणी में, इसलिए इसका आंसर एक्टिनाइट श्रेणी हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं। आवर्त सारणी 8वां। आवर्त सारणी के एक ही समूह के तत्व रखते हैं। अब ये गुण के बारे में किया गया कि एक समूह में किस आधार पर रखा जाता है। तो क्या उसमें समान प्रोटॉन संख्या होती है इस वजह से, क्या समान संयोजकता कक्ष होता है इस वजह से, या समान संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वजह से, या फिर समान इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है इस वजह से? तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समान संयोजकता इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन या इस जो संयोजकता होती है सबकी सेम रहती है, इस वजह से एक ही समूह में रखे जाते हैं। फिर 19वां देखते हैं। पीबी पर यानी लेड पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10 और 5s2 है। तो यह जो है यह किस आवर्त के अंतर्गत आता है? तो माय फ्रेंड्स यहाँ जो 5s है लास्ट जो वो कक्षक है, 4d तो है लेकिन जो लास्ट है 5वें कक्षक में जा रहा है, तो यानी ये आवर्त संख्या 5 में चली जाएगी। ये सिंपली का आंसर है। आगे चलते हैं। 20 वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 56 है आवर्त सारणी के ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये किस किस ब्लॉक में आ सकता है? एस ब्लॉक में, या पी ब्लॉक में, या डी ब्लॉक में, या एफ ब्लॉक में? तो इसका सही जो आंसर होगा वो एफ ब्लॉक होगा। 21वें पे चलते हैं। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या कितनी होगी? आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, या फिर 18 होगी? तो माय फ्रेंड्स ये दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। फिर आगे चलते हैं 22 नंबर पे। निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक का युग्म एक ही समूह के तत्वों को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो जहाँ तक ये जो है 11-20, या दूसरा ऑप्शन है 12-30, यानी इनके परमाणु क्रमांक लिखे गए हैं। तो तीसरा है 13-31, और डी जो है वो 14-33। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसमें सही आंसर होगा 13 और 31, ये आंसर हो जाएगा। एक ही उसमें रहते हैं आवर्त में। चलो अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है। चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, या 18 होगी, या 32 होगी, या 21 होगी? तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 32। चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या जो होगी वो 32 होगी। फिर प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने के लिए धात्विक प्रवृत्ति, जब अगर बाएं से दाएं हम चलते हैं आवर्त में, तो धात्विक प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि घटती है, ये घटती है। ठीक है, यानी प्रत्येक आवर्त में बाएं से अगर दाएं हम चलेंगे तत्व की धात्विक प्रवृत्ति घटेगी। फिर आगे चलते हैं 25 नंबर पे। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड
कौन सा है? N2O5, P2O5, SAS2O5 या Sb2O5। तो इसमें जो सबसे पावरफुल अम्लीय ऑक्साइड है वो आर्सेनिक ऑक्साइड होता है, ये AS2O5। फिर लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध बनाता है? लिथियम जो है वो किसके साथ विकर्ण संबंध बनाता है? सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ? तो माय फ्रेंड्स, ये जो लिथियम होता है वो विकर्ण संबंध बनाता है ये मैग्नीशियम के साथ। फिर अक्रिय गैस की परमाणुकता होती है कितनी होगी? इसकी परमाणुकता 1 होती है, क्योंकि जैसे He है, क्रिप्टन है, जेनान है, ये सब एक अणुक होती हैं। हीलियम है, ये सब एक अणुक होती हैं इस वजह से। फिर सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है। अब धन विद्युत तत्व इसमें से कौन सा है? पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है या फ्लोरीन है, धन विद्युतीय तत्व। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा पोटेशियम। धन विद्युतीय सबसे, इनमें से सबसे धन विद्युतीय तत्व जो है वो पोटेशियम है। फिर आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में जो 100वां तत्व किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? 100वां तत्व जो है इनमें से कौन सा जो है वो वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? यानी किस वैज्ञानिक के? आइंस्टीन है, बोहर हैं, फर्मी हैं या क्यूरी हैं? तो जो 100वां तत्व है वो फर्मी, डॉक्टर फर्मी साहब जो हैं वो वैज्ञानिक, वो वही है, सॉरी डॉक्टर नहीं, वैज्ञानिक है। फिर 30वें पे आते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक यानी रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वो इलेक्ट्रॉन से ही संबंधित होंगे, तो उनका जो रिलेशन किससे होगा वो जाहिर सी बात है परमाणु क्रमांक से होगा। तो आते हैं 31वें पे। क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी हैं? इसमें से लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है या आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है या फेरस कहते हैं इसको, आयरन को। फिर बेरियम है, स्ट्रांसियम है, कैल्शियम है, ये हैं, या कॉपर है, सिल्वर है और Au यानी गोल्ड में आता है। तो ये जो हो जाए क्षारीय मृदा धातु हमारी है, लिथियम है, सोडियम है, नहीं लिथियम सोडियम नहीं, सॉरी बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम, ये हमारे क्षारीय धातु हैं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं। फिर हमारे 32 क्वेश्चन पे आते हैं नंबर पे। सल्फ़र और ऑक्सीजन को एक ही समूह में रखने का क्या कारण है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि बाह्यतम परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनकी परमाणुकता या उनकी भौतिक अवस्थाएं या उनके अणुओं की संरचना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि इनमें बाह्यतम परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, इस वजह से इनको एक ही समूह में रखा जाता है। फिर निम्न में से कौन सी अर्धधातु नहीं है? Sb है, Sn है, As है या Ge है? तो इसका जो आंसर होगा Sn यानी टिन हो जाएगा। ये अर्धधातु नहीं है, बाकी सब अर्धधातु हैं। फिर द्वितीय आवर्त के तत्व कहलाते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्व जो कहलाते हैं
क्या कहलाते हैं? प्रारूपिक तत्व, सेतु तत्व, संक्रमण तत्व या सामान्य तत्व। तो माय फ्रेंड्स ये कहलाते हैं प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, द्वितीय आवर्त के तत्व। फिर निम्न में से कौन सा अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है? तो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सल्फर है या क्लोरीन है। अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, तो जहाँ तक हम जानते हैं, भलीभांति परिचित हैं क्लोरीन से, तो ये हमारा आंसर ही हो जाएगा क्लोरीन, क्योंकि सबसे अधिक विद्युतीय तत्व है ये इनमें से। फिर आते हैं 36वें क्वेश्चन पे। निम्न धातुओं की बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। अब इसमें से बताएं कि कौन सा सही है। तो माय फ्रेंड्स ये Fe इज़ लेस देन रिएक्टिव मैग्नीशियम इज़ लेस देन जिंक इज़ लेस देन सोडियम, यानी सबसे ज़्यादा हमारा जो क्रियाशील तत्व है वो सोडियम है, उसके बाद जिंक है, फिर मैग्नीशियम है, फिर आयरन है। फिर 37वें नंबर पे आते हैं। निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है? जल से अभिक्रिया कौन सा ऐसा तत्व है जो आसानी से कर लेता है, यानी साधारण ताप पे कर लेता है? तो हम सोडियम से परिचित ही हैं, क्योंकि सोडियम हमेशा केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अगर नहीं रखेंगे तो आग लग जाती है, चाहे हवा में भी आग लग जाती है, पानी में भी आग लग जाती है। तो यानी यही है सोडियम हमारा। फिर निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? जिंक करती है, कॉपर करती है या सिल्वर करती है या Hg करती है या मरकरी? तो 38 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा जिंक। जो धातु ये होती है जिंक, वो अम्लों से जब रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोजन स्थापित करती है। फिर 39वां क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सी अभिक्रिया संभव है, यानी ये प्रतिस्थापन वही अभिक्रिया संभव हो पाएगी जो इसको प्रतिस्थापित कर सकता है। जैसे एल्युमिनियम क्या जिंक को प्रतिस्थापित कर सकता है, हटा सकता है? फिर या जिंक को कर सकता है, या फेरस जिंक को हटा सकता है, या कॉपर जिंक को हटा सकता है? इनमें से कौन सा अभिक्रिया संभव होने वाला है? तो ये हमारा है एल्युमिनियम प्लस जिंक सल्फेट। ये दोनों जो है प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, यही आगे बढ़ पाएंगे, बाकी नहीं बढ़ पाएंगे, बाकी में रिएक्शन नहीं होगा। फिर 44 का क्वेश्चन ये कहता है कि फफोलेदार तांबा होता है। फफोलेदार तांबा कैसा होता है? एक शुद्ध कॉपर होता है, या तांबे का अयस्क होता है, या फिर तांबे की मिश्र धातु होती है, या तांबा जिसमें 2% अशुद्धि होती है। तो फफोलेदार तांबा जो होता है वो तांबा वो होता है जिसमें 2% की अशुद्धियाँ होती हैं। फिर आगे चलते हैं। धातुएं कुचालक होती हैं किसकी? ऊष्मा की, विद्युत की, या AB दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो अधातुएं होती हैं वो दोनों की कुचालक होती हैं। फिर आते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, 90 होती है, 60 होती है या 16 होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 60 होगा। कार्बन की संख्या इसमें 60 होती है। फिर यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड
52.9%, एल्युमिनियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड 27.27% कार्बन रखता है, तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम को सत्य मानते हुए एल्युमिनियम कार्बाइड में एल्युमिनियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? 1.123% या 0.375% या 74.97% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो 74.97 ये हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं 44वें क्वेश्चन पर। ये कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांतानुसार एक परमाणु, पहला ऑप्शन, फिर से उपविभाजित किया जा सकता है, दूसरा, फिर से उपविभाजित नहीं किया जा सकता है, तीसरा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रखता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन जानते होंगे, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन रखता है। एक परमाणु जो होता है वो तीनों रखता है। फिर आगे चलते हैं 45वें क्वेश्चन पर। जब एक उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है तब क्या होता है? परमाणु क्रमांक में कमी होती है, या परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, या आकार में कमी होती है, या आकार में वृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या धनायन बनाने पर घटती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो धनायन बन जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यानी आकार में कमी हो रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, आकार में कमी होती है। फिर आगे चलते हैं 46वें क्वेश्चन पर। अणु में मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन होते हैं, या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं एक अणु में। सैंतालीसवां क्वेश्चन कहता है कि नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? 10⁵ या 10⁶ सॉरी 10⁵ या 10⁵ या 10⁻⁸। तो माय फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो 10⁻⁵ होगा। फिर 48वें नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी तत्व m का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार क्रमशः 25 व 52 है, तब m+2 आयनों में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होगी। 48वां क्वेश्चन है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 कम हो जाएगी तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? डी। ये आपका आंसर डी हो जाएगा सही। 23, 25 और 27। हम जानते हैं परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर प्रोटॉन तो निकलते नहीं है। 25-25 ये हो जाएगा। उसके बाद जोड़ने पे 52 आना चाहिए, जो कि द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। फिर आगे चलते हैं। इसी परमाणु का परमाणु भार किसके बराबर होता है? अभी जब बता रहा था, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की तो सही में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है लेकिन प्रोटॉनों की कमी नहीं होती है। तो इसको हम बी को हम नहीं मान सकते।
इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को कहेंगे कि ये परमाणु भार इसके कारण होता है। फिर निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? कोहरा पदार्थ नहीं है, आर्द्रता पदार्थ नहीं है, कि क्वथनांक पदार्थ नहीं है, या रुधिर पदार्थ नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्द्रता। ये नमी जो होती है कोई पदार्थ नहीं होती है। इक्यावनवां क्वेश्चन, एक पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन निश्चित है वह है क्या? ये तो बहुत सरल है, ये हो जाएगी आपकी ठोस, क्योंकि इसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। फिर आते हैं 52वें नंबर पर क्वेश्चन, निम्न में से कौन यौगिक नहीं है? संगमरमर, धोने का सोडा, चूना या तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा, क्योंकि ये तांबा जो है वो यानी कॉपर एक तत्व है। फिर मिश्रण जो होता है वो किसका परिणाम है? भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो माय फ्रेंड्स, मिश्रण परिणाम होता है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों का। फिर 54वें पे आते हैं, एक यौगिक रखता है निश्चित क्या? गलनांक रखता है, क्वथनांक रखता है, गलनांक व क्वथनांक दोनों रखता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जो यौगिक होता है वो रखता है गलनांक व क्वथनांक निश्चित, दोनों रखता है। फिर 55वें क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है? ये जो है तथ्य सही नहीं है, इस पे ध्यान दीजिए। ये कहता है यहाँ एक कण है, इलेक्ट्रॉन क्या एक कण है? हाँ है। यह तरंग के समान है। देखते हैं आगे, ये कक्षकों में घूमते समय ऊर्जा निकालता है? ना जी, ये तो ऊर्जा नहीं निकालता। अगर ऊर्जा निकालता तो आकर के गिर पड़ता। चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर इसकी गति प्रभावित होती है? हाँ, प्रभावित होती है। तो यानी इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कि कक्षकों में घूमते समय ऊर्जा नहीं निकालता ये। 55वें का सी सही हो जाएगा। फिर 56वें पे आते हैं, किसी नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। कोई नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? उसकी तो ऊर्जा शून्य हो जाएगी। फिर 57 का क्वेश्चन कहता है कि कोई या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के या को पहचाना जा सकता है, यहाँ को होना चाहिए, को पहचाना जा सकता है किसके द्वारा? चक्रण द्वारा, आवेश द्वारा, उस मार्ग द्वारा जिस पर यह चक्रण कर रहा है, या चारों क्वांटम संख्याओं द्वारा। तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर पहचानते हैं तो उसकी चारों क्वांटम संख्याओं से पहचानते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 58वें नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन किसके समान होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके समान होता है? बीटा कण के, अल्फा कण के, न्यूट्रॉन के, या मेसॉन के? तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर -1 चार्ज होता है, तो हम जानते हैं बीटा कण पर -1 चार्ज होता है। अल्फा कण हीलियम के बराबर होता है कि इसमें 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है। तो यह हीलियम इज इक्वल टू अल्फा कण ये होता है। आगे चलते हैं 59वें क्वेश्चन पे, एक परमाणु अपनी मूल अवस्था में 2k 8l 18m और 2n इलेक्ट्रॉन रखता है। यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या m 0 है तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 होगी, 10 होगी, 7 होगी या 14 होगी?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हो जाएगी 10। आगे चलते हैं 60वें क्वेश्चन पर। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की चक्रण संख्या +1/2 है तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है तो उपस्थित किस कक्षक में होगा? एस कक्षक में होगा, पी कक्षक में होगा, डी कक्षक में होगा या एफ कक्षक में होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यस कक्षक में होगा। आगे चलते हैं कि कौन सा कक्षक चित्र हुंड व पाउली नियम का पालन नहीं करता है? तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य है तो संवेग में अनिश्चितता होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य है तो संवेग में जो अनिश्चितता होगी वो कितनी होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए, h/4 से अधिक होनी चाहिए, h/4 से कम होनी चाहिए या अनंत होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा अनंत होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं। H आयन पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s0, 1s1, 1s2 या 1s2, 2s1? तो इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है H आयन का हो जाएगा, वो होगा 1s1। चौसठवां क्वेश्चन कहता है एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 है उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 4 होगी, 6 होगी, 2 होगी या 3 होगी? तो इसमें जो संयोजकता हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं 65वें क्वेश्चन पर। ट्राइटियम रेडियो सक्रिय विघटन पर देता है, क्या देता है? अल्फा कण देता है, बीटा कण देता है, न्यूट्रॉन देता है या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो ट्राइटियम होता है वो जो बीटा कण को उत्सर्जन करता है। फिर एक भौतिक राशि का परिमाप n तथा इसका मात्रक u किस प्रकार संबंधित हैं? n प्रोपोर्शनली टू u या n प्रोपोर्शनली टू √u या n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u या n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u√। तो ये जो इसका ऑप्शन सही होगा सी होगा, n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। फिर आते हैं निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? नंबर 1 पहला है आवृत्ति, प्लांक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या विद्युत धारा। तो हमारे जानते हैं विद्युत धारा जो होती है वो हमारी मूल मात्रकों में आती है, तो ये जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर इसमें ये कहा गया कि यदि बल F, त्वरण a और समय t को मूल मात्रक माने तो लंबाई के लिए विमीय सूत्र होगा, कौन सा होगा? पहला ऑप्शन F0 a t की पावर 2 या t2, t की पावर नहीं पढ़ते सॉरी, b जो है F a0 t2 या F a2 t0 या F a t। तो इसका जो सही आंसर होगा तो पहला हो जाएगा F0 a t स्क्वायर या t2। पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या अदिश राशि है, सदिश राशि है, या ना अदिश ना सदिश, या सदिश या अदिश दोनों? तो हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो सदिश राशि होता है। 70वां क्वेश्चन है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष से के समांतर हो तो क्या होगा? वस्तु नियत वेग से चल रही है, या इसका त्वरण शून्य है, या ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसे विस्थापन का मान निकाला जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी चला जाएगा, क्योंकि सारी कंडीशन आप फॉलो कर सकते हैं। तो 70। तो फ्रेंड्स आज अब 70 के बाद कल सॉल्व करते हैं। आज का समय समाप्त। कृपया अपने रिव्यू अवश्य दें, लाइक शेयर कमेंट व सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मनोबल मिले और हम ऐसे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, गुड नाइट।